हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्क रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल दैट इज ओलिवर ट्विस्ट, रिटन बाय वेरी पॉपुलर विक्टोरियन राइटर चार्ल्स डिकेंस। तो आज जानते हैं इस नॉवेल के बारे में डिटेल में, और फ्यूचर में हम इस एग्जाम के बारे में और इस एग्जाम के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दिस नॉवल इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, लेकिन अदरवाइज बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस नॉवल से क्वेश्चंस आते हैं, बीट एमए इंग्लिश एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट। तो आप सभी के लिए ये नॉवेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डू नॉट थिंक कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरीके का नॉवेल है, क्या इसका प्लॉट है, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में वीडियो में कवर करेंगे। नॉट ओनली इन दिस वीडियो, ये वीडियो एक बेसिक रहेगा समरी जानने के लिए, देन इन फर्दर वीडियोज वी विल गो फॉर एमसीक्यूज एज वेल। तो ओलिवर ट्विस्ट, दैट इज द टाइटल, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर विक्टोरियन राइटर रहे हैं। इट फॉलोज द जर्नी ऑफ एन ऑर्फन बॉय जो कि बहुत सी हार्डशिप्स को, बहुत सी कठिनाइयों को फेस करते हैं, और लास्ट में पता चलता है उन्हें कि उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, एंड ही इज ऑल्सो एबल टू फाइंड अ लवली फैमिली। तो बिल्कुल किसी हिंदी मूवी की तरह आप कह सकते हैं कि बच्चा बचपन में अनाथ है, बहुत सी मुश्किलें आती हैं और लास्ट में आते आते उन्हें एक अच्छी फैमिली मिल जाती है। आप सभी को राइटर के बारे में भी जानना चाहिए। यू नेवर नो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइटर के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता देती हूँ। राइटर का बर्थ ईयर और डेथ ईयर ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन से एरा से बिलोंग करते थे वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे। विक्टोरियन एरा में वो सभी राइटर्स आते हैं हु रोट बिटवीन 1837 टू 1901, दैट हैज़ बीन कॉल्ड द विक्टोरियन एरा। और भी काफ़ी पॉपुलर राइटर्स हैं विक्टोरियन एरा के, बट उनकी अभी बात नहीं करेंगे। ऑक्यूपेशन ऑफ कोर्स नॉवेलिस्ट तो थे ही, तभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ही वॉज अ जर्नलिस्ट, एडिटर एंड क्रिटिक ऑल्सो। और बाकी नॉवेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जितना कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड है। लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, जैसे कि पिकविक पेपर्स। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट वर्क, अगर आपको एग्जाम में आ जाए, विच इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। और कई बार क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो फर्स्ट आपको पता है तो आपको काफ़ी अच्छा एक हिंट मिल जाता है। एंड सेकेंड इज द वन दैट वी आर कवरिंग, ओलिवर ट्विस्ट, दैट इज द सेकेंड वन। एंड द लास्ट वन जो कि अधूरा रह गया था, दैट इज मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। तो ये तीन चार वर्क्स अगर आप याद रख लें तो दैट विल बी सो गुड। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे अबाउट दिस राइटर। तो पिकविक पेपर से शुरुआत करिए, ये फर्स्ट है। ओलिवर ट्विस्ट ये सेकंड है, और मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ये लास्ट है, जो कि अधूरा रह गया था। लास्ट जो कंप्लीटेड वन है दैट इज और म्यूचुअल फ्रेंड। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक और चीज देख लीजिए, क्रिसमस कैरल जो इसमें से है, क्रिसमस कैरल दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नोवेला, ना तो शॉर्ट स्टोरी ना नॉवेल। क्रिसमस कैरल by Charles Dickens is classified as a novella because it is longer than a short story but shorter than a novel. Novellas are typically between 17,500 to 40,000 words, और क्रिसमस कैरल में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 वर्ड्स हैं, तो ये नोवेला की कैटेगरी में फॉल करती है। ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस, ये आपको सब टाइटल याद रखना है। सब टाइटल आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। सेकेंड नॉवेल है बाय इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकेंस, और ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ था और वॉल्यूम ऑफ बुक में कब पब्लिश हुआ था, सब कुछ आपको सेपरेटली पता होना चाहिए। स्टोरी का बेसिक अभी जान लेते हैं, स्टोरी को फिर डिटेल में करेंगे। स्टोरी में हमारे टाइटुलर कैरेक्टर हैं ओलिवर ट्विस्ट, यही तो नाम है, who after being raised in a workhouse, एक workhouse kind of mill or factory you can imagine,
वहाँ काम करने के बाद लंदन चले जाते हैं। लंदन में ही मीट्स अ गैंग ऑफ जुवेनाइल पिक पॉकेट्स, जिनका लीडर है हमारा एक क्रिमिनल, फेगन नाम है उनका। फेगन एंटेगनिस्ट का क्या नाम है ये आ सकता है आपको। एंड ही डिस्कवर सो मेनी थिंग्स कि किस तरीके से क्रिमिनल लाइफ चलती है। ऑल दो बाय हार्ट वो कभी भी क्रिमिनल नहीं बनना चाहते थे। देन ही गेट्स टू नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ हिज पेरेंटेज ऑल्सो, और एक फैमिली के साथ किस तरीके से कनेक्ट और यूनाइट होते हैं। दैट इज द स्टोरी ऑल अबाउट। तो सब कुछ याद रखना है आपको। यहीं से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं। ऑलिवर ट्विस्ट, सबटाइटल, ईयर, हमारे एंटैगनिस्ट यानी कि विलेन का नाम। तो इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जब भी आप कुछ रीड करें तो अपने आप अपने थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करिए कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर उस थॉट प्रोसेस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई होगी। एटलीस्ट एमसीक्यूज के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। जो भी छोटे बड़े फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो बी रेडी अकॉर्डिंगली। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। नॉवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम दिस to this year 1837 to April 1839 in the magazine Bentley's Miscellany। तो ये आपको याद रखना है कौन से नॉवल में कब शुरू हुआ था। इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ डिकेंस सीरियल द मडफॉग पेपर्स। ओरिजिनली डिकेंस ने सोचा था कि मडफॉग पेपर्स में एज ए सीरियल पब्लिश किया जाएगा, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन बेंटलीज मिसेलेनी। और एक और बहुत पॉपुलर नाम एसोसिएटेड है, मे बी नॉट यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दिस नेम, लेकिन लिटरेचर के मोस्टली स्टूडेंट्स जॉर्ज क्रूशेंक से एक्वेंटेड होते हैं। ही वॉज अ गुड आर्टिस्ट, ड्राइंग अच्छी किया करते थे और डिज़ाइनिंग किया करते थे बुक के कैरेक्टर्स की, बुक के पेपर्स की, पेपर कवर की। जॉर्ज क्रूशेंक बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे चार्ल्स डिकेंस के। ही प्रोवाइडेड वन स्टील एचिंग पर मंथ टू इलस्ट्रेट ईच इंस्टॉलमेंट। हर महीने जब भी एक वर्जन आता था इस नॉवेल का तो एक स्टील एचिंग, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी अभी तब आप समझेंगे, प्रोवाइड किया करते थे हर इंस्टॉलमेंट के लिए। The novel first appeared in book form 6 months before the initial serialization was completed और 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी बाय रिचर्ड ब्रेंटली। चार्ल्स डिकेंस का सिडोनिम यानी कि फॉल्स नेम या राइटर नेम था बॉज, और इस नाम से पब्लिश हुई थी इनिशियली। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, चार्ल्स डिकेंस का सिडोनिम क्या था। एंड इट इंक्लूडेड 24 स्टील एनग्रेव्ड प्लेट्स बाय क्रूशेंक, जॉर्ज क्रूशेंक। इस तरीके की वो प्लेट्स हुआ करती थी और जॉर्ज क्रूशेंक इनको डिज़ाइन किया करते थे स्टील पर, मेटल स्टील की बात कर रही हूँ मैं, नॉट ऑन पेपर। तो जॉर्ज क्रूशेंक एज आई सेड की बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत से राइटर्स के साथ उनकी बुक्स की डिज़ाइनिंग में इन्होंने काम किया, प्लस इंडिविजुअल भी इन्होंने बहुत सी स्केच सीरियलाइजेशंस की हैं। एक ही करके कैरेक्टर्स को जानते हैं पहले, फिर हमें पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे सेंट्रल कैरेक्टर, हमारे टाइटुलर कैरेक्टर ओलिवर ट्विस्ट, जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, एक ऑर्फन हैं और काफ़ी हार्श लाइफ रही है उनकी, और ही रन्स अवे टू लंदन और इवेंचुअली ही इज टेकन इन बाय अ काइंडली पर्सन मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो उन्हें अपने साथ रख लेते हैं बाय द एंड। एक पर्सन है जिनको पूरे नॉवेल में आर्टफुल डॉजर या यू कैन से कॉनमैन, डॉजर को हम कॉनमैन या चीट कहेंगे, अ मेंबर ऑफ फेगन्स गैंग, फेगन पिक पॉकेट्स के लीडर हैं। सो अ मेंबर ऑफ फेगन्स गैंग, द डॉजर इंट्रोड्यूसेस ओलिवर टू द वर्ल्ड ऑफ पिक पॉकेटिंग। काफ़ी स्किल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बट लीड्स ओलिवर इनटू डेंजरस सिचुएशंस। नेक्स्ट इज फेगन, जो कि हमारे विलेन हैं। एन ओल्ड मैन हु लीड्स अ गैंग ऑफ जुवेनाइल पिक पॉकेट्स, बच्चों को ट्रेन करते हैं, चोरी करना सिखाते हैं और किसी भी तरीके से बच्चों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाना उनकी लाइफ का पर्पस है। नेक्स्ट इज मिस्टर ब्राउनलो, जो कि एक एल्डरली बहुत ही काइंड मैन है, हु टेक्स ओलिवर इन आफ्टर इनिशियली मिस्टेकिंग हिम फॉर अ थीफ। शुरुआत में मिस्टर ब्राउनलो को लगता है कि ओलिवर भी बाकी बच्चों के जैसा ही पिक पॉकेट है, एक क्रिमिनल माइंडेड चाइल्ड है, लेकिन लेटर ऑन ही कम्स टू नो अबाउट all about him that he is a kind-hearted person, and he later helps to unravel the truth also about Oliver's background। तो Oliver को काफ़ी हेल्प करने वाले काइंड पर्सन है मिस्टर ब्राउनलो।
Next is Nancy, a woman involved with Fagin's gang and Bill Sykes' mistress. Bill Sykes नाम का भी एक कैरेक्टर है, उनकी मिस्ट्रेस हैं, फेगिन के गैंग के लिए ही काम करती हैं. Despite her criminal association, she sympathizes with Oliver and eventually Oliver को हेल्प ही करती है. हमारे पास जनरली मूवीज में भी ऐसा होता है ना कि एक कैरेक्टर होता है जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसको कोई एपिफेनी होती है, कोई चेंज आता है उसके अंदर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो वैसी एक कैरेक्टर है नैन्सी, जो पहले के क्रिमिनल्स के साथ थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे शी इज इम्प्रेस्ड बाय द गुडनेस ऑफ ऑलिवर और ऑलिवर की हेल्प करती हैं, ऑलिवर का साथ देती हैं. ये जो आर्टफुल डॉजर कैरेक्टर है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम तो आर्टफुल डॉजर नाम ही दिया गया है, बट द रियल नेम इज जैक डॉकिंस. हो सकता है आपको कभी कहीं कोई एमसीक्यू आ जाए इससे रिलेटेड, तो यू शुड नो अबाउट इट. कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि बेल साइक्स, वो भी एक वॉयलेंट कैरेक्टर हैं और उनके वॉयलेंस का हमें धीरे धीरे पता चलता है जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है. ही इवन मर्डर समवन. रोज मेली, नीस ऑफ मिसेस मेली. मिसेस मेली इज अ पर्सन जो कि रोज की आंट हैं, जो ऑलिवर की देखभाल करती हैं एक बार ऑलिवर इंजर हो जाते हैं. उनकी नीस है. रोज मेली काफ़ी काइंड हार्टेड है और उनका एक की रोल है ऑलिवर की लाइफ को बेटर बनाने में. मंक्स इज अ मैन जो कि फेगिन के साथ मिलकर ऑलिवर के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करते हैं. ऑलिवर के हाफ ब्रदर भी हैं. ऑलिवर से ये फैक्ट छुपा रहे हैं ताकि ऑलिवर को उनका शेयर ऑफ इनहेरिटेंस ना मिले. मिसेस मेली मैंने आपको बता दिया है. एंड मिस्टर लॉसबॉर्न मेली के डॉक्टर हैं जो कि ऑलिवर की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं मिस्टर ब्राउनलो को अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑलिवर. एक और कैरेक्टर हैं जो कि मेजर कहें या माइनर कहें, दैट इज अप टू यू. बहुत मेजर तो नहीं है लेकिन रोल मेजर है उनका. मिस्टर बम्बल एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं जिनको हम कह सकते हैं माइनर एंटेगनिस्ट इन 1838 नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस. मिस्टर बम्बल एक बीडल हैं, मतलब लो रैंकिंग चर्च ऑफिशियल हैं. बीइंग अ चर्च ऑफिशियल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सिटी में देखा जाए कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ऑर्फन्स के साथ कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट तो नहीं हो रही, वर्क हाउस में सारे रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. His duties include overseeing the poor and managing the day-to-day operations of the workhouse, but he is not doing his duty properly. नहीं तो बच्चों को खाना अच्छे से मिलता, बच्चों की ट्रीटमेंट अच्छे से होती. तो मिस्टर बम्बल को सोसाइटी को सैटारिकल वे में रिप्रेजेंट करवाने के लिए चार्ल्स डिकेंस ने इस्तेमाल किया है. ही इज अ सैटारिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी. बहुत ही पॉम्पस डेमिनर है उनका और सेल्फ इम्पोर्टेंस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. मॉरल शॉर्टकमिंग्स हैं उसके अंदर जो कि एम्फेसाइज करती हैं हमारे सोशल सिस्टम की हिपोक्रेसी, हमारे सोशल सिस्टम का फेलियर. नॉवेल फॉलो करता है ऑलिवर ट्विस्ट की लाइफ को. बाद में हम लोग एमसीक्यूज भी कवर करेंगे और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन पहले आप लोग अपने सिलेबस से जान पहचान करिए, थोड़ा सा एक्वेंटेड होइए, एंजॉय करना शुरू करिए अपने सिलेबस को, एंड वी विल गो फॉर मेनी मोर थिंग्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम. तो ऑलिवर जी रहते हैं एक ऑर्फनेज में जो कि 70 माइल्स है फ्रॉम लंदन, और एक रात को जब उन बच्चों को ग्रूअल दिया जा रहा है, यानी कि खाने को कुछ दिया जा रहा है, तो सब बच्चों को थोड़ा कम पड़ता था. वो सबको ऐसा लगता था कि वी आर मॉल न्यूट्रिशन, हम भूखे रह जाते हैं. ऑलिवर एक बार और मांग लेते हैं जाकर, और एक बार और मांगना मतलब कि पनिश होना बहुत बड़ी हिम्मत का काम था. So Oliver asks for more, which leads to his being punished and sent to work as an apprentice for an undertaker. उन्हें वहां से भेज दिया जाता है पनिश करने के लिए एक अंडरटेकर के पास. After enduring severe mistreatment, Oliver runs away to London. तो ऑलिवर की बहुत मिसट्रीटमेंट करते हैं वो अंडरटेकर, और ऑलिवर 70 माइल्स दूर यानी कि लंदन भाग जाते हैं. लंदन में मिलते हैं ऑलिवर आर्टफुल डॉजर से, यही नाम दिया गया है नॉवेल में, जो कि फेगिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑलिवर को. फेगिन, एन ओल्ड मैन हु रन्स अ गैंग ऑफ पिक पॉकेट्स.
ऑलिवर डिस्कवर करते हैं दैट द बॉयज इन फेगिन्स गैंग आर वेरी मच ट्रेन टू स्टील। चोरी करने के लिए बड़े अच्छे से ट्रेंड है, किसकी पॉकेट से कब क्या निकाल ले उस पर्सन को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और इस गैंग के साथ ऑलिवर को भेजा जाता है एक दिन। ऑल्दो ऑलिवर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि बच्चे क्या करते हैं। ड्यूरिंग अ पिक पॉकेटिंग जॉब ऑलिवर विटनेसेस द बॉयज steal a handkerchief from an elderly man named Mr. Brownlow। ये नाम मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए थे। और बाकी सब बच्चे तो भाग जाते हैं, ऑलिवर डर की वजह से वहीं खड़े रहते हैं। उनको गिल्ट फील होता है और मिस्टर ब्राउनलो ऑलिवर को अरेस्ट करवा देते हैं। आफ्टर लर्निंग मोर अबाउट ऑलिवर मिस्टर ब्राउनलो रियलाइजेस कि ऑलिवर की तो कोई मिस्टेक ही नहीं थी, ऑलिवर वॉज जस्ट अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर। तो ऑलिवर को वो अपने घर लेकर आ जाते हैं। ऑलिवर जो कि फेगन के पास रहना पहले ही पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ मैं दूर हो गया फेगन और उस पिक पॉकेटिंग की जॉब से जो मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि इफ यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। तो फेगिन को भी ऐसा लगता है कि ऑलिवर तो जाकर सबको मेरे और मेरे गैंग के बारे में बता देंगे तो मेरा गैंग तो रिस्क पर आ जाएगा। उनको हमारे क्राइम्स की नॉलेज है, तो ऑलिवर का कहीं भी रहना हमारे लिए तो बड़ा रिस्की है। नैन्सी जो कि उनके गैंग की एक मेंबर है, नैन्सी ए विमेन इन्वॉल्व विद फेगिन्स गैंग एंड द मिस्ट्रेस ऑफ बिल साइक्स इज सेंट टू रिट्रीव ऑलिवर एंड ब्रिंग हिम बैक टू फेगिन। सक्सीड भी हो जाती हैं वो एंड ऑलिवर इज अगेन फोर्स टू ज्वाइन दिस क्रिमिनल ग्रुप और एक बर्गलरी मिशन में ऑलिवर को इन्वॉल्व किया जाता है। ड्यूरिंग द जॉब ऑलिवर इज शॉट एंड देन केयर्ड फॉर बाय द फैमिली इटसेल्फ जिसमें वो बर्गलरी करने के लिए आए थे, the family that he tried to rob the Mellies। अब फिर से फेगिन को टेंशन हो जाती है कि फिर ऑलिवर कहीं चले गए और हमें रिवील कर देंगे। ऑल्दो ऑलिवर रिकवर कर रहे हैं लेकिन ऑलिवर की हेल्थ से, ऑलिवर के लिविंग कंडीशन से, ऑलिवर के टेम्परामेंट से कुछ लेना देना नहीं है फेगिन को। While Oliver is recovering, Fagin and a man named Monks plot to get him back. Rosemary, on a visit to London with her family, meets with Mr. Brownlow and Nancy, who has escaped from Sykes, to reveal Fagin and Monk's plan. तो नैन्सी को रियलाइजेशन होती है, एपिफेनी होती है एक, कि अगर ऑलिवर नहीं चाहते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना तो हम क्यों उन्हें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं। साइक्स और फेगिन इस हद तक ऑलिवर को वापस पाना चाहते हैं या फिर कहीं और से उनको हटाना चाहते हैं कि दे आर रेडी टू इवन किल हिम। तो नैन्सी साइक्स और फेगिन का पूरा प्लान, मंक का पूरा प्लान इस फैमिली, मेली फैमिली को बता देती है। सो नैन्सी शेयर्स द डिटेल अबाउट मंक्स एंड साइक्स एंड फेगिन अबाउट ऑलिवर, व्हाट दे आर प्लानिंग अगेंस्ट ऑलिवर। अनफॉर्चुनेटली साइक्स को पता चल जाता है कि नैन्सी ने हमें बीट्रे किया है और वो अपनी ही लवर को मार देते हैं। टिट फॉर टेट आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी आपने सुना होगा, या फिर जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। तो ऐसा हमें साइक्स को देखकर फील होता है। साइक्स hangs himself shortly after but accidentally। साइक्स को एक बार एक मॉब चेज कर रही थी एंड ही ट्राइज टू एस्केप ओवर द रूफ टॉप्स। छतों के ऊपर से भाग रहे थे एक रोप का इस्तेमाल करते हुए, तो रोप उनके गले में फंस जाती है। ही लूजेस द बैलेंस एंड ही एक्सीडेंटली हैंग्स। और जब वो हैंग हो रहे होते हैं उनकी आंखों के सामने से नैन्सी की पिक्चर आती है। इट इज क्वाइट अनक्लियर कि साइक्स की डेथ इंटेंशनल थी, लेकिन few people say that he doesn't want to be caught by the police and to face punishment, तो उससे बेटर उन्होंने समझा खुद को हैंग करना। तो वट एवर इट इज, अल्टीमेटली ही डाइज बाय बीइंग हैंग्ड ईदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। मेलीज रीयूनाइट हो जाती हैं विद ऑलिवर, रीयूनाइट करती हैं ऑलिवर को मिस्टर ब्राउनलो के साथ, हु फोर्सेस मंक्स टू कन्फेस दैट ही इज ऑलिवर्स हाफ ब्रदर। So somehow everyone comes to know कि Monks is actually the half brother of Oliver. Oliver is entitled to a large inheritance, large fortune, large money. और after receiving his share, Fagin is also hanged, and Oliver, the Mellies, and Mr. Brownlow move to the countryside to live happily ever after. तो ऑलिवर अब अच्छे लोगों की कंपनी में आ गए हैं। फेगिन को हैंग कर दिया जाता है, साइक्स अपने आप हैंग हो जाते हैं या एक्सीडेंटली हैंग होते हैं, दैट इज नॉट क्लियरली रिटन बाय डिकेंस।
नैन्सी को तो वो मार ही चुके हैं, उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। और ओलिवर के साथ इट इज काइंड ऑफ ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो पूरे प्लॉट का जो बेसिक थीम है दैट इज द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, जनरली जो कि हमें सभी बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है। नॉवेल कॉन्ट्रास्ट करता है वर्चुअस यानी कि गुड हार्ट कैरेक्टर्स लाइक ओलिवर ट्विस्ट एंड मिस्टर ब्राउनलो विद द मॉरली करप्ट ones such as Fagin and Bill Sykes and Monks also. So this theme basically highlights the inherent battle between innocence and corruption, और जो हम हमेशा बचपन में एसेज में लिखा करते थे ना, और इस तरीके से अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। तो इस नॉवेल पर भी अगर हमें कोई ऐसे लिखना है तो एंड में हम ऐसी कोई लाइन यूज कर सकते हैं। सो ये नॉवेल बेसिकली शो करता है कि हाउ ओलिवर्स इनहेरेंट गुडनेस, अच्छाई, ट्रायम्फ्स ओवर द इविल सराउंडिंग है। तो उनकी अच्छाई उनकी आसपास की बुराई पर जीत पा ही लेती है। दिस इज द बेसिक थीम। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में एज एन एमसीक्यू आ सकते हैं। ऑल्दो एमसीक्यू की डिटेल्ड प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगी। चार्ल्स डिकेंस ऑथर हैं। पब्लिशिंग ईयर जब पब्लिश होना शुरू हुआ था 1837। ओलिवर इज बॉर्न इन अ वर्कहाउस। ओलिवर की रिक्वेस्ट फॉर फूड लीड्स टू हिज एक्सपल्शन फ्रॉम द वर्कहाउस। की लीडर जो कि नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं दे आर फेगिन एंड बिल साइक्स। मिस्टर ब्राउनलो इज द गुड हार्टेड पर्सन जो कि ओलिवर के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसे अपने घर में रखते हैं। फेगिन मेन इंटेगनिस्ट हैं। मिस्टर सॉरबेरी रन्स द अंडरटेकर्स बिजनेस। ओलिवर रिकवर्स फ्रॉम एन इलनेस एट मेली हाउस, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ही लर्न्स अबाउट हिज हेरिटेज ऑल्सो फ्रॉम मेलीज। नैन्सी फेगिन की मेंबर हैं जिसका मर्डर किया जाता है बिल साइक्स के द्वारा। ओलिवर मीट्स द क्रिमिनल वर्ल्ड थ्रू जैक डॉकिंस जिनको आर्टफुल डॉजर बोला गया है। मिस्टर बम्बल इज द बीडल ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओलिवर्स मिसट्रीटमेंट इन द वर्कहाउस, सिर्फ ओलिवर की ही नहीं सभी की। The novel explores theme of poverty, social justice and contrast between good and evil, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ओलिवर की स्टोरी कंक्लूड होती है with finding him a loving family and a stable home with Mr. Brownlow। तो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का वीडियो प्रोवाइड किया है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको MCQ का एक वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी एंड इन फ्यूचर वी विल गो फॉर PDF स्टडी ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कमेंट्स में। व्हाट डज ओलिवर आस्क फॉर दैट कॉजेज हिम टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द वर्कहाउस? अ बेड, मोर फूड, न्यू क्लोथ्स और अ बुक। दिस इज द टेलीग्राम लिंक जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।